सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 12th स्टैंडर्ड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है और आज फिर से एक और जोरदार सा टॉपिक जो कि पिछले टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप टाइटल पढ़ के ही आए होंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे अपन? मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वहां पर एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो किस तरह से मूव करेगा, ठीक है, उसके मोशन में क्या फर्क आएगा, ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखा जाए तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। कैसे कर लिया? अरे एक चार्ज जब मोशन में होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, जिसे अपन लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अच्छा, तो ये किस तरह से, इतना तो समझ में आ गया कि मोशन में था तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। अब इस फोर्स की वजह से उसके मोशन पर फर्क क्या पड़ेगा, वो चीज आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो डिस्कस करने के पहले एक चीज जानना जरूरी है कि ये जो फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने मैग्नेटिक फोर्स का? Q टाइम्स V बार क्रॉस B बार, यही था, है ना। तो अपन को इतना पता है कि भाई ये जो फोर्स मिल रहा है आपको Q टाइम्स V बार क्रॉस B बार से मिल रहा है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। और वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे मिलता है भाई? थंब रूल से निकाल सकते हैं कि नहीं अपन, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे? V क्रॉस B है तो मान लो ये रही मेरी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है मेरा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो पता करो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो V से B की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है, पहले V है बाद में B है ना, तो V से B की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब हमको देगा फोर्स का डायरेक्शन। तो इस केस में फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। क्लियर है? पक्का? और वो फोर्स कैसा होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। क्लियर है? अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाने की कोशिश करूं आपको, ये हो गया हमारा B, ब्लू वाला हो गया हमारा V वेलोसिटी, ये B वाला मैग्नेटिक फील्ड रेड वाला, ठीक है। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थंब को कर्ल, फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो थंब यानी अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये मुझे देगा क्या? फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब इसी को कहीं भी घुमा लो, फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। और फोर्स हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा यार, ना बताऊं तो भी पता चल जाना चाहिए इतना तो, ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं कि ये जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, आपने देखा कि V और B के क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, यानी कि अपन ने ये भी पढ़ा था कि F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा होता है, पढ़ा था। मैग्नीट्यूड ऐसे मिलता है अपन को, V बार क्रॉस B बार का अपन VB साइन थीटा लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की हुई हैं। तो थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा एंगल होगा दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, यानी उतने स्ट्रॉन्ग फोर्स का इफेक्ट उस चार्ज पर आएगा। लेकिन अगर थीटा 0 हुआ बच्चों, थीटा 0 हुआ, यानी कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी और B दोनों सेम डायरेक्शन में है, या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, कि वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। इस केस में भी यहाँ पर थीटा कितना होगा आपका? 180 होगा, यहाँ पर आपका थीटा कितना होगा? 0 होगा। इन दोनों केसेस में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि फोर्स कितना लगेगा? 0, राइट। तो अपन यहाँ पर 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, 3 केसेस। केस 1 ये है व्हेन V एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। जब दोनों पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो तो उस केस में थीटा क्या होगा आपका? 0, या थीटा होगा आपका कितना? 180 डिग्री। जैसा मैंने अभी आपको समझा ही दिया, उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। आपका FM हो जाएगा कितना? QVB साइन थीटा होता है, दिस देयरफॉर FM हो जाएगा आपका कितना? 0। तो इन दिस केस
there will not be any magnetic force acting on charge, यानी कि कोई मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर नहीं लग रहा है। तो क्या होगा, चार्ज जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। Therefore there will not be any change on the motion of the charge, ठीक है। चार्ज के मोशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो इस तरफ जा रहा था तो उसी तरफ जाता रहेगा, इस तरफ जा रहा था तो इसी तरफ जाता रहेगा। जिस तरफ जा रहा था नॉर्मली वो आराम से वैसे ही जाएगा जैसे उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। क्लियर है। केस 2 देखते हैं। तो भाइयों बहनों, आज एक केस 2 में क्या डिस्कस करेंगे कि केस 2 ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी जो चार्ज पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट जो भी बोलो, वो अगर पहले से जो मोशन कर रहा है उस मोशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी के परपेंडिकुलर है अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, तब क्या होगा। मतलब अच्छा देखते हैं कि देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ऐसे, और आपका चार्ज कुछ यूं ऊपर जा रहा था या ऐसे जा रहा था या नीचे जा रहा था या बाहर आ रहा था, कैसे भी जा रहा था, बस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, ठीक है। इनिशियल उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन था यूं, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है मेरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। वेलोसिटी तो इसकी ऐसी थी, आपने लगा दी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी की जो कि इस तरफ लग रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर हैं तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 के हिसाब से फोर्स लगेगा कितना, क्यू वी बी, इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। पर ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा कैसे पता चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, V से B की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो यहाँ पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा इसको, है ना, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो ये अंदर की तरफ धक्का खाएगा, राइट। क्लियर है, पक्का। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ना समझ में आए एक्चुअली में, तो मैं थोड़ा एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ कि अपन मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है, एंटरिंग द प्लेन है, ठीक है, क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा B है, ठीक है, एंटरिंग द प्लेन है, ओके। और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है वो है कुछ ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, Q। तो देखो वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट। इसको दिखाऊं ढंग से थोड़ा, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो V से B की तरफ, V क्रॉस B, ऐसे मैं फिंगर को कर्ल करूंगा, थंब कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी इसमें जो फोर्स लगेगा उस तरफ लगेगा, है ना। तो ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। अच्छा, अब इस फोर्स से होगा क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो, है ना, होता है ना। पर क्या यहां वेलोसिटी चेंज होगी, इसे जानने के लिए हमको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि आप देखो ये जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली ऐसे जाना चाह रहा था, ऐसे, वेलोसिटी उसकी इस तरफ है, ठीक है, आपने फोर्स इस तरफ लगा दिया, तो अगर वो वेलोसिटी इस तरफ है मतलब इसी तरफ जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका इसी तरफ होगा, और आपका फोर्स इस तरफ लग रहा है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा ये मुझे बता दो, वर्क डन कितना होगा। यहाँ वर्क डन होगा FD cos 90, FD cos थीटा ही तो था फॉर्मूला, तो वर्क डन होगा 0। वर्क डन 0 का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के क्या होगा, 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
वर्क डन 0 है, मतलब इसके ऊपर कोई वर्क हुआ ही नहीं है, और जब वर्क हुआ ही नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगी उसकी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होना, तो इसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बस इसका जो डायरेक्शन है ना मोशन का वो चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा क्योंकि फोर्स लग रहा है ना। तो ये फोर्स उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्शन को थोड़ा सा बेंड कर देगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जा रहा था ऐसे, ऐसे जा रहा था, है ना। अब इस पे फोर्स लगा इस तरफ का ढपाक से, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ये, है ना, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा आगे गया तो थोड़ा सा अपने इस रास्ते से, सीधे रास्ते के बदले वो इधर जाएगा, है ना, सपोज यहाँ आ जाएगा, है ना। अब जब वो यहाँ पहुँचा तो फिर से इसको एक फोर्स लगेगा कहाँ? इसकी तरफ, अंदर की तरफ, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना। इसको मिटा दो इस पूरे को, ठीक है। ये सब लिख लिया ना तुमने? ओके, ये सब लिख लेना नीचे नीचे, फिर उसके बाद यहाँ आता है अपन। देखो पहले यहाँ था, अंदर की तरफ लगा तो ये सीधा ना जाके ऐसा गया, ठीक है, इस तरफ थोड़ा सा गया। फिर इसको ऐसे जाना था लेकिन फिर से फोर्स अंदर की तरफ लगा तो ऐसा आया। इसको ऐसे जाना था लेकिन फिर से फोर्स लगा तो अंदर की तरफ, ऐसे जाना था फिर से फोर्स लगा तो अंदर की तरफ। तो लगातार इसका पाथ ऐसा चेंज होता, छोटा छोटा होता, ऐसा गोल एक पाथ बन जाएगा। यानी हर बार फोर्स इसको सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगा और हर बार फोर्स कहाँ लगेगा? इसको सेंटर की तरफ लगेगा। तो क्या ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को एक सेंटर के अगल बगल घुमाए कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना चेंज करे, खाली डायरेक्शन चेंज करे, गोल गोल घुमाता रहे, ठीक है, एक ऐसा फोर्स, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहां से आया? किसकी वजह से आया? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको? मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। वही मैग्नेटिक फोर्स आपका यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं, हम पता करते हैं ना, हम बताते हैं ना कि प्लैनेट्स जो सन के आसपास घूमते हैं, उस घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सेम यहां पर इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स से। Fm आपका QVB क्रॉस B जो है, ठीक है, वो QV क्रॉस B वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, क्लियर है। तो अब उस चीज को लिखने की बारी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि कंसिडर B एंटरिंग द प्लेन, ठीक है, B का डायरेक्शन एंटरिंग द प्लेन था, एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट, V perpendicular to B as shown in figures. So there will be force Fm equals to Q V bar cross B bar acting on this charge perpendicular to किसके? V bar and B bar, ठीक है, which continuously deflects the charge towards the center, है ना। कंटिन्यूसली उसको सेंटर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। इधर जाना था तो डिफ्लेक्ट होकर इधर हुआ, सेंटर की तरफ थोड़ा सा आगे गया, फिर सेंटर की तरफ डिफ्लेक्ट, आगे गया, फिर सेंटर की तरफ डिफ्लेक्ट, इधर गया, फिर सेंटर की तरफ, इधर गया, फिर, तो ये कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो द चार्ज विल स्टार्ट, अगर इसके पहले वाला आपने नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं है, लिख लिया है तो भी अच्छी बात है। द चार्ज विल स्टार्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।
अभी यूनिफॉर्म मत लिखो, अभी खाली सर्कुलर लिख लो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसको लेके कंफ्यूजन में आ जाए। हालांकि मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, अगर आपने ये सब लिखा है तो यहाँ पर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख सकते हो, पर अभी चलेगा परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वहाँ पर यूनिफॉर्म भी लगा देंगे बाद में, यूनिफॉर्म अभी तक नहीं है ना, जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट अपन यहाँ पर नहीं लिख देते। इतना हो गया अपना। तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ओके, गोल गोल घूमने लगेगा। फिर इसके बाद का स्टेप, इसके बाद की जो चीज़ें लिखनी है आपको, हियर द फोर्स Fm is perpendicular to V bar, so the work done by this force on charge is 0. Therefore change in kinetic energy is 0. Therefore velocity is constant, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो जो मैं पहले लिख रहा था यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने लिखा था, मैंने कहा था आपको उसको वो लिख दो, लिख लिया है मैंने बताया, लिख लिया तो भी कोई बात नहीं है, और नहीं लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो खाली ये चीज़ें लिखो, और अगर आपने वो लिख लिया है तो उसके बाद से ये लिख दो कि ये सिस्टमेटिकली एक थियरी लिख रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन था शॉर्ट में। ओके, अच्छा, अब v हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ therefore the charge is performing uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपका चार्ज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा, ठीक है। अब अगला लाइन इसके बाद का थोड़ी थियरी है, थोड़ी लिखवा देता हूं, सोच रहा हूं। फॉर दिस द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड is provided by magnetic force Fm, यानी जो आपका Fm है मैग्नेटिक फोर्स, वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो अपने को कुछ चीज़ें मिलेंगी इससे। कैसे मिलेंगी देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। चलो पहले अच्छे से लिखते हैं, F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू कैसे, Fm, वही मैग्नेटिक फोर्स आपका। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा, है ना। और ये आपने क्या लिया था, परपेंडिकुलर वाला केस लिया था ना, तो साइन थीटा क्या था आपका, साइन 90 था, यानी कि 1 आया था, तो mv²/r आपका क्या आ गया, QVB आ गया। तो यहाँ से एक v कट जाएगा, है ना, तो mv/r हो जाएगा आपका कितना, QB। तो यहाँ से आपको रेडियस मिलेगा mv/QB। इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पर आप डिस्कस करने वाले हैं अपन, तो खास ध्यान देना, इन सब चीज़ों को नोटिस करना और समझना जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं और याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं और भूलते बहुत ज़्यादा हैं हमें, ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं, तो खास ध्यान देना, ठीक है। तो दिस इज r, व्हाट इज दिस, r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज गोल गोल घूमने लगा ना, तो उसके पाथ का रेडियस मिल रहा है आपको r से, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो कि ये जो r है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, r v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगा, समझ में आ रहे हो, रेडियस बढ़ेगा जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा स्पीड से अगर घुमाने की कोशिश करोगे इस ऑब्जेक्ट का, चार्ज का स्पीड बढ़ा दोगे ना, तो ये इस गोल में नहीं घूमेगा, ये कि बड़े रेडियस के सर्कल में घूमेगा, और वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो और बड़े सर्कल में घूमेगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना खास करके, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के,
तो बच्चे सोचने बैठते हैं कि यार ये कैसे आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ना स्किप कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलेज है ना, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, मतलब वी अगर इंक्रीज कर दिया आपने तो आपका रेडियस जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़े रेडियस में ऑब्जेक्ट आपका चार्ज जो है वो घूमने लगेगा। क्लियर है, पक्का? अच्छा, और दूसरी चीज दिख रही है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, क्यू बाई एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? देखो नीचे क्यू है ना, अगर इसको ढंग से लिखूं मैं वापस, अगर एडजस्ट करके थोड़ा सा, तो वी इक्वल्स टू बी यहाँ पर ऐसे, और ये एम नीचे ले लेंगे ना, क्यू बाई एम, तो देखो क्यू बाई एम के इनवर्स प्रोपोर्शन में है आपका रेडियस। ठीक है, ओ सॉरी डायरेक्टली लिख दिया मैंने, इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ क्यू बाई एम। ठीक है, तो चार्ज मास रेशियो के इनवर्स प्रोपोर्शन में है रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है, आपका ज्यादा हुआ इफ क्यू बाई एम इज मोर, ऐसे यार इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्यू बाई एम इज मोर, दिस इंप्लाइज कि रेडियस जो होगा वो आपका कम होगा। मतलब ये कि मास ऑब्जेक्ट का कम है लेकिन चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक है, यही हुआ ना चार्ज बाय मास रेशियो, मतलब ऊपर वाली चीज बड़ी और नीचे वाली चीज छोटी। तो पहले एक ऑब्जेक्ट ऐसा था जिसका चार्ज और मास का कुछ रेशियो था, अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के चार्ज को बढ़ा दिया, मास उतना ही रखा, चार्ज बढ़ा दिया, तो चार्ज बाय मास रेशियो बढ़ गया, और अगर ये बढ़ गया तो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब वो छोटे ऑर्बिट में घूमने लगेगा, राइट, कम ही इसमें घूमने लगेगा। अगर आपने चार्ज बाय मास रेशियो को क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब मास बढ़ा दिया, चार्ज कम कर दिया, तो बड़े रेडियस में घूमेगा, है ना, क्योंकि उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्लियर है, पक्का, सच्ची? आगे चले। अब ये ससुरा गोल गोल घूम रहा था, तो ये जब गोल गोल घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए कुछ टाइम लगेगा, और वो टाइम को हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड टी। क्या होता है ये टी? टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक राउंड मारने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चों टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। अरे ऐसे कैसे? अरे वी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई टी, है ना, 2 पाई आर मतलब एक राउंड का डिस्टेंस, और उस एक राउंड को जो कंप्लीट करने का टाइम लगा वो टी, दोनों को डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिल जाता है। तो टी इक्वल्स टू कैसे मिलेगा, टी यहाँ ले लो, वी नीचे ले लो, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई वी से मिल जाएगा, है ना। अच्छा, तो 2 पाई अपॉन वी, अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले निकाला ही है। क्या है हमारा रेडियस का फॉर्मूला? एम वी बाई क्यू टाइम्स बी। अब देखो ये वी और ये वी कट गया, तो कितना आया आपका फॉर्मूला? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, है ना। तो टाइम पीरियड जो है हमारा, देखो ये भी कुछ कुछ रिलेशन दे रहा है रेडियस जैसा, है ना। टाइम पीरियड भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है क्यू बाई एम के। ठीक है, कर लेना, जैसे ये मास को नीचे ले लेंगे तो क्यू के नीचे आ जाएगा ना, तो क्यू बाई एम के इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना, है ना। तो टाइम पीरियड भी आपका क्यू बाई एम के इनवर्स प्रोपोर्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्यू बाई एम का रेशियो, क्यू बाई एम जो रेशियो है ये कम करते हो तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है ना। क्यू बाई एम अगर आप कम करते हो तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर क्यू बाई एम को आप बढ़ाते हो तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, है ना। अब आपने ये भी नोटिस किया था कि क्यू बाई एम बढ़ाने से, सॉरी, क्यू बाई एम को जब अपन ने बढ़ाया था तो रेडियस भी कम हुआ था। दिख रहा है ना, रेडियस के भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है वो, है ना। तो अगर ये बढ़ता है तो रेडियस कम होता है, और ये बढ़ता है तो टाइम भी कम होता है। यानी कि जब रेडियस छोटा होता है तो एक कंप्लीट राउंड घूमने के लिए टाइम भी कम लगता है। जब रेडियस बड़ा होता है तो उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है। नॉर्मल सी बात है ना, क्लियर है ना। और एक चीज नोटिस कर रहे हो कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं आ रही है ना। तो t डज नॉट डिपेंड ऑन v, है ना। v पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के फॉर्मूले तो वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गया, ये आया फॉर्मूला 2 पाई एम बाई क्यू बी। याद रखना फॉर्मूले को सारे, बता रहा हूं पहले से, कई बार बोल चुका हूं। 2 पाई एम बाई क्यू बी, इसमें वेलोसिटी आई ही नहीं,
तो वेलोसिटी नहीं आई मतलब आप वेलोसिटी बढ़ाओ घटाओ तंबुरा फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे, ठीक है, टाइम पीरियड पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रेडियस बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, रेडियस कम करोगे तो टाइम पीरियड कम लगेगा, वेलोसिटी से लेना देना नहीं है। क्लियर है, पक्का ध्यान रखना। ओके, तो टाइम पीरियड मिल गया तो लगे हाथ चलो फ्रीक्वेंसी भी निकाल ही लेते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी क्यों छोड़ें, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। तो इसके बाद के स्टेप में अपन निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो इसका उलट देते हैं अपन, उलट देंगे क्या आएगा, क्यू भी ऊपर चला जाएगा और 2πm नीचे आ जाएगा, है ना। तो देख रहे हो क्यू बाय एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, है ना, चार्ज बाय मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अरे यार वैसे भी समझ में आता है, टाइम पीरियड कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, कम टाइम में राउंड हो रहा है कंप्लीट, है ना, कम टाइम में अगर राउंड कंप्लीट हो रहा है मतलब 1 सेकंड के अंदर कई बार राउंड हो सकते हैं, राउंड बढ़ जाएंगे ना, समझ में आ रहा है। अरे मान लो आपका पहले हो रहा था 0.5 सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा था ऑर्बिट, 0.5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था, 1 सेकंड में कितना राउंड हो रहा था, 2 राउंड हो रहा था। लेकिन अब टाइम पीरियड कम हो गया, 0.5 की जगह 0.25 सेकंड हो गया, मतलब 0.25 सेकंड में ही आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो 0.25 सेकंड में ही अगर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में आपका 4 राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो 1 सेकंड में 4 राउंड कंप्लीट होने का मतलब कि 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। यहाँ जब टाइम पीरियड 0.5 सेकंड था मतलब ज़्यादा था, है ना, टाइम पीरियड जब ज़्यादा था आपका तो राउंड कितने हो रहे थे, 2 ही हो रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी 2 ही थी, है ना, फ्रीक्वेंसी तब 2 हर्ट्ज थी, अब फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज हो गई, है ना। क्लियर है, तो वैसे भी समझा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी की। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, बाद में तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता गया, ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जब उसकी परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन अगर परपेंडिकुलर ना हो, कुछ पर्टिकुलर एंगल बना रही हो, तब क्या होगा, तो वो डिस्कस करते हैं अपन। तो केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल लिखा था हमने, इस बार हम देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल के साथ। 2 केसेस डिस्कस कर चुके हैं अपन, केस 3 की बारी है। इसमें व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स सर्टेन एंगल विथ बी के साथ कुछ एंगल बनाती हुई है। तो यार सिंपल सी बात है, देखो मान लो इधर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी और आपका इनिशियल वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो ऐसा है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है सपोज थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वेलोसिटी है बच्चों, इस वेलोसिटी को अगर मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूं, एक ये और एक ये वाली जो वेलोसिटी होगी, ये जो कंपोनेंट होगा ये पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैं इसको वी पैरेलल बोल देता हूँ। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको मैं वी परपेंडिकुलर बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी कुछ एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना। 90 डिग्री था तो पता था गोल गोल घूमने लगेगा, है ना। लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, कुछ एंगल बना रहा है, तो उस केस में 2 कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ये इस चार्ज को इस तरफ ढकेलना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ढकेलना चाहता है। और ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, जैसा हमने सेकंड केस में डिस्कस किया, परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या करती है, गोल गोल घुमाने की कोशिश करती है ना। तो ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को गोल गोल ऐसे से घुमाना चाहती है, ठीक है, और ये इसको उस तरफ ले जाना चाहती है। तो दोनों का असर होगा तो क्या होगा, वो गोल गोल भी घूमेगा और उस तरफ भी जाएगा। तो कैसे घूमेगा, यूं गोल घूमेगा और धक्का उधर भी खाएगा। तो यूं यूं यूं, यानी कि कैसे, हेलिकली घूमेगा वो, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, रुको रुको रुको, ये थोड़ा ज़्यादा होशियारी वाला डायग्राम हो गया, नहीं मज़ा आया इसमें। मतलब पहले देखो यूं था ना, ठीक है, तो यूं कुछ जाएगा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। क्यों ऐसा, देखो पहले मान लो पार्टिकल आपका यहाँ पर था, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था, उसको ऐसे जाना था, ठीक है। लेकिन 2 कंपोनेंट्स, एक वेलोसिटी इसको इधर ढकेल रही है, एक वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रही है, ठीक है। तो दोनों का इफेक्ट बना के, ठीक है, ये चाहता है गोल घूमे, तो गोल तो घूमा, ठीक है, गोल तो घूमा, लेकिन इस तरफ धक्का खाया, तो एक ही जगह पे गोल गोल नहीं घूमा, ठीक है।
खाली ये वाला कंपोनेंट होता तो खाली एक ही जगह पे गोल 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 घूमता, लेकिन ये वाले ने इसको धक्का मारा, तो जब ये गोल घूम रहा था तो थोड़ा सा डाइवर्ट भी हुआ अपने पास से, ठीक है, यूं ना घूम के, यूं ना घूम के, यूं थोड़ा टेढ़ा हुआ, फिर यहां आया, फिर टेढ़ा हुआ, फिर ऐसा आया, फिर टेढ़ा हुआ, समझ में आया? तो यूं करके गोल गोल के साथ इस तरफ भी धक्का खा रहा है, तो एक हेलिकल मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? ये हेलिकल मोशन करेगा। क्लियर है? पक्का? तो उसको थोड़ा सा अपन लिखते हैं कि व्हेन in this condition we have two components of velocity, v parallel, which is parallel to magnetic field, parallel to B, and v perpendicular, which is perpendicular to B। ठीक है? The V parallel component tries to move the charge along magnetic field या along B, and V perpendicular tries to keep it in circular motion। Thus the combined effect results in हेलिकल मोशन। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, पर्टिकुलर एंगल बनाता हुआ एंटर हुआ है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो कुछ एंगल पे था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उस केस में वो हेलिकल मोशन करता है। परपेंडिकुलर था तो सर्कुलर मोशन करता है। क्लियर है? पैरेलल या एंटी पैरेलल था तो उसके मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था इनिशियल वैसा का वैसा करेगा, राइट। लेकिन इस केस में, इन दोनों के सेकंड और थर्ड केसेस में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, मैग्नीट्यूड सेम रहता है पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हेलिकल मोशन हो रहा है इस केस में। क्लियर है? पक्का? ओके। तो इस केस में भी कुछ कुछ वही इक्वेशंस हमको डिस्कस करने पड़ेंगे, है ना। तो उन्हीं इक्वेशंस को फिर से थोड़ा कवर करते हैं कि इस केस में कैसे निकालेंगे रेडियस वगैरह ये सब। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकालें अगर, तो कैसे लिखेंगे अपन? आर का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ना, क्या आया था? एम वी बाई क्यू बी, यही आया था ना आर का फॉर्मूला, है ना। ओके। तो वहां तो क्या दो वेलोसिटी नहीं थी, वहां तो एक ही वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर वाली, वही वेलोसिटी हमने यूज कर ली थी, है ना। यहां कौन सी वेलोसिटी यूज करोगे? वी पैरेलल यूज करोगे कि वी परपेंडिकुलर यूज करोगे? सच्ची बताओ, जल्दी बताओ, या दोनों यूज करोगे? यार सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर यूज करेंगे। क्यों परपेंडिकुलर यूज करेंगे? घुमा कौन रहा है? वी परपेंडिकुलर घुमा रहा है, रेडियस चाहिए ना, सर्कुलर मोशन वाले का रेडियस चाहिए ना, तो जो वेलोसिटी घुमाएगी वही तो यूज करेंगे। तो हम यहां पर यूज करेंगे क्या? वी परपेंडिकुलर। क्लियर है? पक्का? सच्ची? और ये वी परपेंडिकुलर को अपन वी साइन थीटा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आर इक्वल हो जाएगा आपका एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, रेडियस। ठीक है? पक्का? ओके। फिर अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर से वही क्या था हमारा? 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये 2 पाई आर क्या है आपका? आर तो ये रहा ना, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। आप चाहो तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां क्या लिखोगे? नीचे वेलोसिटी कौन सी लोगे? वी। कौन सी वेलोसिटी? आप सर्कुलर मोशन के लिए निकाल रहे हो ना टाइम पीरियड, तो वहां भी वेलोसिटी सर्कुलर वाली ही लोगे ना भाई, यानी वही वी टी ही यूज करोगे यहां भी, है ना, वी टी ही यूज करेंगे, यानी कि फिर से यहां पर वी साइन थीटा ही यूज करेंगे अपन। ये दोनों कट गया तो फिर से आ गया आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही का वही आया जो पीछे आया था। ठीक है?
क्लियर है? ये भी वही का वही फॉर्मूला है, खाली साइन कंपोनेंट आ गया है क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी घुमाता है ना। और यहाँ क्यों नहीं वेलोसिटी का साइन व कॉज या कुछ भी आया? पीछे देखा ना, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं आया वेलोसिटी। तो जैसा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर केस में, वही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ भी आ गया। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी भी इसका उलट कर दोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे मिल जाएगा आपको? FC इक्वल्स टू QB अपॉन 2πm, उल्टा कर देंगे अपन, है ना। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज और कैलकुलेट करनी है अपन को। क्या कैलकुलेट करना है अपन को? पिच कैलकुलेट करना है। क्या? पिच। पिच क्या होता है? पिच होता है द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज in the direction of B during one revolution, one complete revolution। वैसे वन रेवोल्यूशन से भी समझ में आता है, लेकिन ठीक है लिख देना चाहिए कभी कभी, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। समझे? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के दौरान, ठीक है, आपने देखा ना एक ही जगह पे तो गोल गोल नहीं घूम रहा है ना, ये तो ऐसा टेढ़ा हो रहा है ना थोड़ा, है ना। तो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे घूमा और यूं यहां पहुंच गया, राइट। तो देखो कि मान लो यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया, है ना, यूं गया और यूं आया, राइट, है ना। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहां हुआ, तो यहां से यहां के बीच में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। अब ये भी कह सकते हो कि यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस भी है, यही है आपका पिच, ठीक है। यहां से मोशन स्टार्ट करो अगर, तो यहां से ऐसे निकला और एक रिवोल्यूशन उसका यहां तक हुआ, ठीक है, यूं घूम के एक रिवोल्यूशन उसका यहां पर हुआ, इसी लेंथ पे आ गया वापस वो। तो भले वो गोल नहीं आया, अगर ये पूरा गोल बनता तो ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ ना वी पैरेलल की वजह से, तो यहां पर पहुंच गया वो पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के दौरान, ठीक है, वो वहीं पर नहीं आया है, थोड़ा लीनियरली शिफ्ट हुआ है बी के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लीनियरली शिफ्ट हुआ है। तो वही लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी के डायरेक्शन में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, सर्कुलर नहीं लीनियर, इधर जो ट्रेवल हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड पिच। क्लियर है? ये क्या है आपका? पिच। ये पिच का फॉर्मूला अपन को पता करना है। पिच डी से दिखाऊं मैं अगर इसको, तो कैसे दिखाएंगे अपन? लीनियर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अच्छा, वेलोसिटी इनटू टाइम अपन तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है। तो क्या यहां वेलोसिटी चेंज होती है? क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है? बिल्कुल नहीं चेंज होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है ना। अच्छा, तो v इंटू टी का फॉर्मूला अपन आसानी से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा, पर कौन सी वेलोसिटी यूज करूं? परपेंडिकुलर वाली कि पैरेलल वाली? किस तरफ का ले रहे हो आप मोशन? अभी इस तरफ का देख रहे हो ना, जब गोल गोल घुमा रहे थे तो सारी वेलोसिटी आप परपेंडिकुलर वाली ले रहे थे। अभी ये इधर वाला ले रहे हो ना, इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ कौन ले जा रहा है? कौन सी वेलोसिटी ले जा रही है? पैरेलल वाली ले जा रही है। तो यहां पर आपका आएगा क्या? v पैरेलल। क्लियर है? इनटू टाइम क्या लगाओगे? आपने क्या बोला, ये क्या है डिस्टेंस? कब? एक पीरियड के लिए जो डिस्टेंस लगता है, ठीक है, एक पीरियड घूमने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो वही ना। तो एक पीरियड घूमने के लिए जो टाइम लगता है वही टाइम यूज करेंगे ना। तो कौन सा टाइम यूज करते हैं? टाइम पीरियड ही तो यूज करते हैं अपन, है ना, वही यूज करते हैं ना। तो हमारा v पैरेलल इनटू क्या आएगा टी की जगह पे? टी का फॉर्मूला अभी निकाला था हमने, क्या आया था? 2πm बाई QB, यही आया था फॉर्मूला अभी टी टाइम पीरियड का, है ना। तो ये v पैरेलल क्या होता है वैसे? v पैरेलल को क्या लिखेंगे अपन? ये v साइन थीटा था, तो ये क्या था? v कॉस थीटा था। तो v कॉस थीटा, तो इसको लिख देते हैं अपन सिंपली 2πm अपॉन QB के साथ v कॉस थीटा आपको देगा पिच। ठीक है, याद रहेगा? अरे टाइम पीरियड में v कॉस थीटा लगा दो, हो गया काम। ठीक है, पक्का? तो ये हो गया, हमको पिच मिल गया। नोटिस कर रहे हो एक चीज नोटिस करना हमेशा, एक चीज। अब वापस एक बार एक समराइज करता हूं, कुछ चीज याद रखना हो, अगर भूल जाओ तो उसके लिए छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट, और मेरा चार्ज जो था इसके परपेंडिकुलर था ना, इसके परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी जो थी चार्ज की वो इसके परपेंडिकुलर थी, यानी कि ऐसी थी, राइट। तो फोर्स कहां लग रहा था? V से B ऐसे है ना, ऐसे।
इस तरफ, और ये इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा था, ऐसे गोल गोल घुमा रहा था। तो देख रहे हो जो सर्कल जो मिलेगा आपको, जो सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा, उसका जो एक्सिस होगा वो कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, देख रहे हो ना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कैसे घूमेगा वो, तो ध्यान नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, एक्सिस बना लो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सिस ले लो, उसके अगल बगल घुमा दो गोल गोल, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घुमा दो, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस होनी चाहिए आपके ऑर्बिट की, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है, कुछ तकलीफ है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, इट इज ओपन फॉर ऑल। तो let's meet in the new session, new video. Till then, keep practicing, keep studying, and as of now, tata, bye bye, see you, and Jai Hind.